कंपनी देखते हैं अपन, कैप्री ग्लोबल कैपिटल। ठीक है, ये भी अपने शॉर्ट लिस्ट में अपने कैप्री ग्लोबल आया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में फटाफट लिख दिया है। ठीक है, पहले ना ये मतलब कोविड से पहले ना ये एमएसएमई लेंडर हुआ करते थे। इनका लार्ज परसेंटेज ऑफ इनका जो बुक्स रहता था ना एमएसएमई रहता था। एमएसएमई मतलब समझ रहे हो आप, जो 5 स्टार और एसबीएफसी का बिजनेस मॉडल है ना, एमएसएमई मतलब जो छोटे मोटे बिजनेस वाले कर रहे हैं, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस वगैरह हैं, उनको ये लोन देते थे अगेंस्ट सिक्योरिटी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन अभी देख रहे हो ना कुछ 1-2 सालों से ना इन्होंने अपना कंप्लीट शिफ्ट क्या कर दिया मालूम है, एमएसएमई से काट के गोल्ड लोन तक कर दिया है। ठीक है, अब क्यों किया, लॉजिकली समझो। क्यों अब जो गोल्ड लोन पे जो यील्ड रहता है ना, वो यील्ड ज़्यादा रहता है। ठीक है, प्लस और गोल्ड लोन पे क्या कैसे रहता है ना, उसको ग्रो करना आसान रहता है। और दूसरी बात क्या है ना, गोल्ड लोन में एनपीए वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि आज जान लो, आज मैंने अगर मान लो लोन लिया है, ठीक है, अनसिक्योर्ड लिया है, और एक मैंने दूसरा लोन लिया है गोल्ड लिया है। ठीक है, तो मैं अनसिक्योर्ड को एक बार भले नहीं पे करूँगा, लेकिन गोल्ड तो यार पे करूँगा ही। क्योंकि अगर मान लो नहीं पे किया तो बैंक और एनबीएफसी पैसे मतलब ऑक्शन करके गोल्ड निकाल देगी, और मेरे को किसी को भी इंसान को ऐसा है कि भाई उसका गोल्ड नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो पे करेगी ही करेगी। तो उस केस में ना एनपीए नहीं होता। तो अभी जो पहले एकदम मोर ऑफ एमएसएमई बिजनेस होता था, अभी 18% ही एमएसएमई बचा। और कंस्ट्रक्शन फिनांस 16% करते हैं लोग। अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब जो इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, आवास वगैरह करते हैं ना, वो प्रीमियम में नहीं जाते, जो बजाज हाउसिंग वगैरह है ना, अफोर्डेबल करते हैं। तो जो देखो आप अगर ध्यान दोगे, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, आवास, ये सब एप्टस वगैरह जो है ना, ये भी कंपनियां शानदार ग्रोथ कर रही है। ठीक है, गोल्ड लोन आप देख ही रहे हो, मुथूट और जो भी है, पूना वाला भी आजकल गोल्ड लोन कर रही है। पहले तो पूना वाला कुछ गोल्ड लोन वगैरह करती ही नहीं थी, अब वो भी गोल्ड लोन पे आ रही है। और कंस्ट्रक्शन फिनांस में भी जो 16% का इनका जो बुक्स है ना, वो कंस्ट्रक्शन फिनांस में भी वो भी ऐसे ही नहीं किसी को भी मॉल वगैरह बन रहा है उसको दे दिया पैसे। ठीक है, प्रॉपर जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनती है ना, उसको ही पैसे दे रहे हैं, उस डेवलपर या उस बिल्डर को ही पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कहाँ से मेरे को दिखा, ये देखो आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये आपको ये देखो 17% आपका एमएसएमई है, 46% आपका गोल्ड लोन है, 20% आपका हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग है, 15% आपका कंस्ट्रक्शन फिनांस है। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन ऑफ एयूएम है। अब देखो इंडिया में क्या है ना, जो क्रेडिट ग्रोथ हो रही है ना, वो 10% से हो रही है। हाँ, एचडीएफसी वगैरह तो वो भी रो रही है, वो करने में भी रो रही है, लेकिन कैप्री ग्लोबल ना लगातार 40% एयूएम कर रही है। देखो आप देखोगे ना कैप्री ग्लोबल का, ये देखो एयूएम में ग्रोथ कितना आया इस बारी। ठीक है, 60% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 20% आया है आपका क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, यानी ग्रोथ शानदार कर रही है। दूसरी बात देखो नेट इंटरेस्ट इनकम, अब देखो वो भी ऑन एन एवरेज उतनी ही चल रही है, यानी इनका प्रोडक्ट मिक्स भी ठीक ठाक ही चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया एमएसएमई से ये गोल्ड लोन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसा लोन नहीं दे रहे हैं जिसमें यील्ड कम हो रहा है और जिसको लोन बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, और इसी की वजह से अब देखो ये गोल्ड लोन देते हैं ना, गोल्ड लोन की वजह से यील्ड वाला एसेट इनका ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से ना आप देखोगे ना इनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। ठीक है, इनका नेट प्रॉफिट का जो परसेंटेज जो ग्रो हो रहा है ना, वो ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू ये अपना बुक्स वगैरह का। ठीक है, तो उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। दूसरी बात क्या है ना, को लेंडिंग में भी फोकस कर रहे हैं। को लेंडिंग बेसिकली क्या होता है कि को लेंडिंग क्या होता है, जैसे मैं छोटे छोटे एनबीएफसी होते हैं ना, बड़े बड़े बैंक से टाई अप कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं ना, जैसे कस्टमर छोटे छोटे एनबीएफसी के रहते हैं, जो पैसा देता है ना बैंक देता है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, बैंक से पैसे लेते हैं, अरेंज कराते हैं, डिसबर्स वगैरह करते हैं और मनी लेते हैं बिहाफ पे, और इनका खुद का कोई रिस्क नहीं रहता, वो बैंक का ही रहता है। अब आप बोलोगे तो ऐसे में तो फिर भाई बैंक डायरेक्टली वो लेंड कर सकती है, आपका हेल्प क्यों लेगी। ठीक है, लेकिन बैंक का वो रीच नहीं रहता जो एनबीएफसी का रहता है। एनबीएफसी गली के छोटे छोटे जगह पे भी रहते हैं, लेकिन बैंक हर जगह नहीं पहुंचती, इसीलिए तो इंडिया में एनबीएफसी है। ठीक है, तो उस बेसिस पे ये को लेंडिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से उनका आरओई बढ़ रहा है, क्योंकि उनको कमीशन मिल रहा है तो उनको आरओई बढ़ रहा है। और एनबीएफसी और फिनेंशियल में ना एक चीज़ देखने का, अगर आरओई बढ़ रहा है, ठीक है, आरओई बढ़ रहा है यानी बिजनेस अच्छा कर रहा है। ठीक है, पहला पैरामीटर यही होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कंपनी जीएनपी और एनएनपीए कर रही है, एसेट क्वालिटी कंपनी का खराब हो गया, एसेट क्वालिटी कंपनी का खराब होता है तो सबसे पहले कोई भी कंपनी क्या करती है ना, ग्रोथ बंद कर देती है। मैं ऐसे 1-2 कंपनी को प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है, अगर उनका एसेट क्वालिटी में दिक्कत होती है ना, तो नया लोन गोल्ड देना बंद कर देती है, सिर्फ वो रिकवरी पे फोकस करती है। अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है, उसका एसेट क्वालिटी भी अच्छा है, ऊपर से आरओई भी बढ़ा रही है, यानी समझ लो बेस्ट कंपनी हो। ठीक है, तो कैप्री ग्लोबल मेरे को अच्छा लगता है। और भी इसकी मैं चीज़ें कुछ बताता हूँ। ये देखो, अब इसका देखो,
एनएनपीए नंबर भी देखो आपका ये भी कम हो रहा है, ठीक है। आरओई देखो बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर आप इसका पहले का आरओई देखोगे ना, हाँ पहले देखो ये आरओई 9-10% के आरओई पे काम करता था देखो, लेकिन अभी अभी उसका आप आरओई देखो कहाँ गया, उसका आप आरओई देखो अभी 16% पे हो गया है। क्यों, कैसे? अभी आपको मैंने बोला है वो हाई यील्डिंग लोन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, प्लस उसका कॉस्ट टू इनकम भी कम होते जा रहा है, और एसेट क्वालिटी भी अच्छा हो रहा है। एसेट क्वालिटी अच्छा हो रहा है तो उनको प्रोविजन कम करना पड़ता है, प्रोविजन कम करना पड़ता है तो आप खर्चा कम बुक करते हैं, खर्चा कम बुक करते हैं तो इनकम ज़्यादा बढ़ती है, इनकम ज़्यादा बुक बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है आरओई भी बढ़ता है, ठीक है। पहले देखो इनका कॉस्ट टू इनकम कितना है, अभी 50% हो गया, पहले कितना था लास्ट क्वार्टर तक 55% था। ये देखो इसका, ये देखो पहले कितना था कॉस्ट टू इनकम, 70% से था, ठीक है। ये आपको 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 से इन्होंने कितने पे ला दिया, 50 पे ला दिया, ठीक है। और 2024 में 9% था आरओई, अभी 16% पे ला दिया, ठीक है। और इनका, हाँ देखो समझे, तो इस बेसिस पे इनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, ये ग्रोथ भी अच्छा कर पा रहे हैं और शानदार कंपनी दिख रही है। अब देखो इनका पहले का क्या गाइडेंस रहता था भाई कि हम 50,000 अपना लोन बुक कर देंगे 2028 तक। आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं कहाँ है, हाँ अब ये अच्छा एक चीज़ और है, देखो इसका जो ग्रोथ है ना, इसका ब्रांच में देखो जो गोल्ड लोन का ब्रांचेस दिख रहा है ना आपको, गोल्ड लोन का पहले कितना था आप देखो, पहले 803 था, अभी 1000 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप पिछले क्वार्टर्स का भी देखोगे ना, ये कंटिन्यूस गोल्ड लोन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हाँ देखो ये पहले का कौन कॉल आप अगर देखोगे ना, वी इंटेंड टू रीच 50,000 करोड़ एयूएम, ठीक है, 2028 तक। अभी जो अगर आप अभी इस साल मतलब इस क्वार्टर का तो कौन कॉल आया नहीं है, लेकिन अगर क्वार्टर 3 का आप पढ़ोगे ना तो उसमें देखो उसमें क्या इन्होंने क्या, अर्लियर वी सेड दैट वी विल अचीव 50,000 एयूएम बाय 28, अभी ये अपने गाइडेंस को रिवाइज कर दिए हैं, अभी ये बोल रहे हैं 55,000 करोड़ तक लाएंगे, ठीक है। यानी ये बहुत अच्छी बात है। देखो कोई भी अगर फिनांस की कंपनी अपनी एसेट क्वालिटी अच्छी रख रही है, ठीक है, कॉस्ट टू इनकम वो कम करते जा रही है, खर्चा अपना कम करते जा रही है, इनकम बढ़ाते जा रही है, ठीक है, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, उसका आरओई ऊपर की तरफ जा रहा है, और गाइडेंस भी अच्छा दे रही है, और प्लस गाइडेंस को बढ़ा भी रही है, कम करने की बजाय वो बढ़ा भी रही है, यानी ये कंपनी अच्छी कर रही है, इन शॉर्ट ये है, ठीक है। अगर ये प्राइस टू बुक वैल्यू अपन देखेंगे, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितना, 2.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहा है, 2.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे 40% ग्रोथ की कंपनी अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे, ठीक है। तो इस कंपनी को आप देख सकते हैं, अच्छी कंपनी है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है।